एनआईटी भोपाल में 4 साल तक थे। इसके बाद में बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारा सेम वेदांता कंपनी में दोनों का कैंपस सिलेक्शन हुआ था। क्योंकि मैं तो फर्स्ट फेज की कंपनीज में बैठा था, परंतु मेरा 13 कंपनीज में रिजेक्शन हो गया था, और ये कोर कंपनी में ही बैठे, ये सॉफ्टवेयर में ट्राई ही नहीं किए, तो इनका कोई रिजेक्शन नहीं हुआ। और सेकेंड फेज की पहली कंपनी थी वेदांता, तो उसमें ये भी बैठे क्योंकि कोर कंपनी थी और मुझे तो कैंपस चाहिए था। तो इस वजह से हम दोनों का फिर वेदांता में एक साथ ही कैंपस हुआ। तो सब लोग बोलते थे कि अरे ये बड़ी जय वीरू की जोड़ी है। शोले पिक्चर के जय वीरू थे, तो बोले इनकी बड़ी जोड़ी है। 4 साल साथ में रहे और इसके बाद फिर कंपनी भी सेम। इसके बाद फिर कुछ और कंपनीज भी ड्रीम कंपनीज के नाम से आई, जिसमें 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 से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक बड़ी अच्छी ड्रीम कंपनी थी। ड्रीम कंपनी मतलब जिसका पैकेज 5 लाख से ऊपर हो, वो ड्रीम कंपनी। तो उसमें भी हम दोनों बैठे और हम दोनों का ही सिलेक्शन हो गया। तो फिर लोगों को बहुत जलन हुई कि अरे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ड्रीम कंपनी में भी इन दोनों का हो गया। तो कुछ लोग जो हमसे जलते थे वो हमको चंगू मंगू बोलते थे। चंगू मंगू। और कुछ लोग जो मतलब बॉलीवुड वाले थे, वो जय वीरू के रूप में कई बार बोलते थे। और अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से बोलते थे। तो फाइनली दोनों ने ही हमने रिलायंस ज्वाइन किया, और हमारी साथ में ट्रेनिंग हुई नोएडा में, फरीदाबाद में ट्रेनिंग हुई। इसके बाद में फिर हम लोग को अलग अलग पोस्टिंग मिल गई। मुझे भेज दिया गया सासन थर्मल पावर प्लांट, और इनको नोएडा में ही आ, इनको एक डिपार्टमेंट मिल गया था, क्वालिटी क्वालिटी डिपार्टमेंट इनको मिल गया था नोएडा में। तो 2 महीने फिर मैं सासन थर्मल पावर प्लांट में था। उसके बाद फिर सासन थर्मल पावर प्लांट को आने में थोड़ा टाइम था, तो लाइक मैं फिर नोएडा में शिफ्ट हुआ। जब नोएडा में शिफ्ट हुआ तो मैं फिर इंजीनियरिंग हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में आ गया, जिसका कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से लेना देना ही नहीं था। बट हम दोनों फिर एक साथ एटलीस्ट नोएडा में एक साथ फिर से हो गए। और फिर वहाँ से फिर मैंने भी साइट के लिए अप्लाई किया, क्योंकि मैं बहुत परेशान था अपने डिपार्टमेंट से, और ये भी अपने डिपार्टमेंट हेड मुंजाल से बहुत परेशान थे। तो इन्होंने भी साइट के लिए अप्लाई किया, तो दोनों लोग एक साथ फिर साइट में चले गए। तो साइट में फिर हम लोग एक साथ थे। फिर साइट से हम लोग फिर परेशान हो गए, क्योंकि हमारी भक्ति तो हो नहीं रही थी। 8 माला चैंटिंग बीट्स पे, 8 माला काउंटर पे 12 घंटे की ड्यूटी थी। दोनों परेशान थे। तो फिर हम लोग ने फिर रेजिग्नेशन दे दिया एक एक करके। रेजिग्नेशन दिया तो उसमें भी फिर डायरेक्टली जो अनिल अनिल धीरूभाई अंबानी की डायरेक्ट उनके अंडर में जो डायरेक्टर ऑपरेशन जो काम करते वो इंटरव्यू लेते थे, अगर कोई ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी रेजिग्नेशन दे दे तो उन्होंने इंटरव्यू लेकर के पूछा, तो इन्होंने भी बताया कि वो कोई कुछ रीजन बता के बताया कि नोएडा में ही इनको जाना है। और मैंने भी इस प्रकार से बोल दिया कि भाई मुझे माता पिता की सेवा करनी है, तो उसके लिए मुझे शहर में रहना जरूरी है, माता पिता को यहाँ में शिफ्ट नहीं कर सकते। दोनों वापस से फिर नोएडा में आ गए। तो मतलब बहुत सारे ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बॉलीवुड मूवीज में आप नहीं देखते हैं कि कैसे मतलब क्या बोलते हैं, ये इत्तेफाक हुआ फिर वो इत्तेफाक हुआ फिर ये इत्तेफाक हुआ, ऐसे सीन्स जुड़ते चले जाते हैं। आपको लगता है ठीक है तो मूवी थी, अलग बात है। अरे हमारा जीवन एकदम मूवी के जैसे ही चला। तो भक्ति श्री श्री भक्ति प्रेम स्वामी महाराज भी जानते हैं कि लाइक आई हैड अ वेरी थिक बॉन्ड विथ वंशीधारी प्रभु एंड अभयचरण प्रभु। हम तीनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थे, एक साथ ही थे। तो काफी बार राधा बात प्रभु एग्जाम्पल देते हैं कि वंशीधारी प्रभु ने 2 बार इंजीनियरिंग की। कैसे? एक बार अपनी खुद की और एक बार मेरे लिए। तो क्योंकि एग्जामिनेशन के पहले मुझे पढ़ाते वही थे, मैं क्या पढ़ने लिखने मेरा मन नहीं लगता था। तो और खासकर वो सब्जेक्ट मैटर इलेक्ट्रिकल का, वो तो बिल्कुल ही मन नहीं लगता था। तो ये तो जो काम काम की चीज रहती थी वो पढ़ा देते थे, और अपन पास होने लायक मार्क्स लेकर के वापस आ जाते थे। इसलिए मेरा पॉइंटर भी बहुत खास नहीं था। मैनेट में मेरी जो डिग्री बनी वो 6.7 पॉइंटर की थी, जबकि इनकी तो 8 पॉइंटर के आसपास की थी। तो खैर, अंत भला तो सब भला, कैंपस भला, कैंपस अच्छा अच्छा हुआ तो फिर पॉइंटर कोई पूछता नहीं कितना था। आज तक मेरे से कभी किसी ने पूछा कि आपके पॉइंटर कितने थे मैनेट में। पूछते हैं कंपनी कौन सी थी। सो सो इन दैट वे ही रियली हेल्प मी। तो मैंने कुछ जो इनकी यूनिक क्वालिटीज लिखी हैं, जिसको मैं बोलता हूँ सुपर इंस्पायरिंग क्वालिटीज, वो डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए, कभी भी जो एक लिविंग वैष्णव है वो हमारे लिए बहुत अच्छे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहते हैं। कारण
क्योंकि कई बार हमको लगता है कि ठीक है, मतलब कृष्ण तो संपूर्ण है, ईश्वर है, तो मतलब वो तो मतलब वो उनको अलग ही डायमेंशन में हम देखते हैं। या छठ गोस्वामी से वृंदावन के, उनको हम अलग डायमेंशन में देखते हैं, अरे मतलब ये तो नित्य सिद्ध लोग हैं, मतलब ये अगर 3 दिन में भी एक बार अगर छाछ पीते थे तो क्या मतलब, ये तो है ही ट्रांसेंडेंटल। पर हमारे में से ही कोई, हमारे बीच वाला कोई व्यक्ति अगर एक्सेल होते हुए दिखता है ना, तो हमको लगता है नहीं ये कर सकता, तो हम भी थोड़ा कुछ कर ही सकते हैं। इसलिए हमको प्रेजेंट वैष्णवों की लाइफ के बारे में जानना जरूरी है ना। तो पहला है, मैंने लिखा है इनका इनका इनकी शरणागति जो है वंशीधारी प्रभु की, गुरु महाराज के लिए काफी अच्छी थी, क्योंकि जब ये उज्जैन में फिक्स हो चुके थे और ये सोच रहे थे कि सारा जीवन इसको उज्जैन में ही बिताएंगे, उस समय जब बासु घोष प्रभु जो कि प्रभुपाद डिसाइपल हैं, उनका जब कॉल आया गुरु महाराज के पास में, श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के पास में, तो उन्होंने कहा कि कुछ ब्रह्मचारी चाहिए। तो उन्होंने जब भक्ति प्रेम महाराज से बातचीत किया, तो फिर ये इनका ही नाम आया कि वंशीधारी प्रभु के नेतृत्व में 3 और ब्रह्मचारी जो हैं वो जा सकते हैं। तो इनके लिए वो एक चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि ऑलरेडी ये इस्कॉन उज्जैन में ही रहने के हिसाब से देख रहे थे, और बड़ौदा अपने आप में एक नई जगह थी, वहाँ पे क्या डायनेमिक्स रहेंगे, क्या फैसिलिटीज रहेंगी, कुछ नहीं मालूम। पर उसके बाद भी क्योंकि इच्छा थी गुरु महाराज की, तो इस कारण से उन्होंने गुरु महाराज की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ही वेंट, वो चले गए बड़ौदा। और बड़ौदा जब गए तो इतना आसान नहीं था, स्ट्रगल्स थी बड़ौदा में, क्योंकि यहाँ पे तो 9 बजे प्रसाद होता था, फिर 3 बजे प्रसाद होता था, फिर रात में फिर 7:30 बजे प्रसाद होता था, 3 टाइम प्रसादम होता था यहाँ पे। जबकि बड़ौदा गए तो वहाँ पे 2 टाइम ही प्रसाद होता था, एक सुबह प्रसाद होता था 10 बजे के आसपास, और फिर सीधा रात में 7-8 बजे प्रसाद होता था। तो जिस व्यक्ति की 3 टाइम इस प्रकार से प्रसादम की आदत हो, उसको आप 2 टाइम में ले आओ, तो मतलब इट्स अ स्ट्रगल। मतलब बेसिक जो चीजें हमारा रोटी कपड़ा मकान, उससे ही स्ट्रगल होगी। बट स्टिल लाइक ही कंटिन्यूड, होप नहीं छोड़ी, हमेशा फाइट करना प्रेजेंट सिचुएशन से, ये ही वीरता की निशानी है। सो सरेंडर टू गुरु महाराज वाज हाई, सो दैट्स व्हाई ही वाज एबल टू एक्सेप्ट दिस इंस्ट्रक्शन। और फिर बाद में इस कारण से रिजल्ट्स भी अच्छे आए। मैं पहले ही बताया हूँ कि स्ट्रगल विच प्यूरिफाइज अस इज फार फार बेटर, struggle which purifies is far far better than the pleasure which entangles us। तो ये इनकी पार्ट में स्ट्रगल था, बड़ौदा जाकर के वहाँ पे वहाँ के सिचुएशन को समझना, वहाँ के डायनामिक्स को हैंडल करना चुनौतीपूर्ण था, परंतु उस चुनौतियों को चूंकि इन्होंने गुरु की प्रसन्नता के लिए स्वीकारा, तो इस वजह से इनको बड़ौदा में यूथ प्रीचिंग के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले, है ना। तो रिजल्ट स्वीट मिलते हैं अगर शुरुआत में हमने तपस्या अच्छी की हो। तो इसी के संदर्भ में मैंने सेकंड पॉइंट जो इनके लिखा हुआ था, एकोमोडेटिंग नेचर। तो बड़ौदा में कुछ अथॉरिटीज टफ भी थी, तो उनको भी अकोमोडेट लेकर के, मतलब उनको भी अकोमोडेट करते हुए चले, है ना। सहनशीलता को डिस्प्ले किया। मैं जब गया था तो वहां तो ब्रह्मचर्य आश्रम था ही नहीं। मतलब ये लोग कुछ रूम से थे, मतलब वो कुछ ऐसे रूम से थे, उसमें ही मतलब इन लोग को रहना शुरू कर दिया था। इट वॉज नॉट अ प्रॉपर ब्रह्मचर्य आश्रम। तो अकोमोडेटिंग नेचर था, इस कारण से असुविधाओं को भी अकोमोडेट कर लिया, प्रसादम को भी अकोमोडेट कर लिया, थोड़ी सी टफ अथॉरिटीज को भी अकोमोडेट कर लिया। जनरली अकोमोडेटिंग नेचर नहीं रहता तो फिर व्यक्ति क्या है कि फिर टूट जाता है। फिर वो, जैसे प्रोपा जी एग्जाम्पल देते हैं ना कि घास का, तो घास जो है हवा तेज आती है तो घास पूरी लेट जाती है ना, परंतु टूटती नहीं है। तो दैट इज ह्यूमिलिटी। तो दिस अकोमोडेटिंग नेचर हेल्प हिम अ लॉट। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, शील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन, शील प्रभुपाद बुक रीडिंग। इनका इतना शौक था प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ने का कि इन्होंने कॉलेज के टाइम पे ही मतलब बहुत सारी प्रभुपाद बुक्स फिनिश कर दी थी। अभी ऑलरेडी ये 2 बार श्रीमद् भागवतम, 2 बार चैतन्य चरितमृत तो पढ़ ही चुके हैं। ये तो मैं पहले का बता रहा हूँ, अभी और भी एक आधा पढ़ लिया तो नहीं कह सकते। तो इतने पढ़ाकू व्यक्ति हैं। हालांकि एक दिन में कवर करने की स्पीड मेरी भी अच्छी है, मतलब पर मैं क्या, कंसिस्टेंसी नहीं है उसको लेकर के। मतलब डीटी वर्शिप को लेकर जैसे मेरी कंसिस्टेंसी, वैसे बुक रीडिंग को लेकर के कंसिस्टेंसी नहीं है। तो पढ़ने पे तो मैंने भी एक एक दिन में 100, 125, 150 पेज पढ़े हैं, परंतु वही है कि मतलब एक दिन पढ़ लिया पर 4 दिन नहीं पढ़ा। तो एवरेज फिर क्या है कि बराबर रहता है। तो पर इनकी कंसिस्टेंसी अच्छी है, तो ये डेली बेसिस पे घंटे 2 घंटे प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो इसलिए इन्होंने इतना कुछ कवर कर लिया। और स्टूडेंट टाइम पे भी ये पूरा मतलब जो सिलेबस का है, नहीं सिलेबस के बाहर आगे की यूनिट भी थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाते थे। कभी कभार
आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आता है तो यही खाली कर पाते थे कि बाकियों ने तो छुआ भी नहीं है उसको। तो वैसे व्यक्ति हैं। एक बार ये बोल रहे थे कि अगर मुझे किसी कारण से जेल भी हो गई, पर मुझे अगर प्रभुपाद जी की पुस्तकें और प्रसादम मिल जाएगा तो मेरे लिए वो जेल नहीं रहेगी, क्योंकि दिन भर में प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ूंगा और प्रसादम लूंगा, तो इनके लिए जेल भी जेल नहीं रहेगी। सो इस प्रकार का हमको जो है टेस्ट डेवलप करना चाहिए प्रभुपाद जी की बुक्स को लेकर के। अभी देखिए शिक्षाष्टकम प्रभु का मैंने एक सेशन एग्जाम्पल आया था तो मैंने दिया भी था आप लोगों को, कैसे वो एयरफोर्स में थे, एयरफोर्स से नौकरी छोड़ने के लिए 15 साल का पनिशमेंट लगता था। अगर कोई व्यक्ति बिना प्रॉपर रीजन के एयरफोर्स छोड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो सारे सीक्रेट्स बता दिए ना, तो अगर छोड़ता है तो उसके लिए 15 साल का पनिशमेंट लगता है। परंतु प्रभु जी ने जो है जब रेजिग्नेशन दिया था तो उस टाइम पे इट वाज अ बिग थिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, मतलब बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ हिम। फाइनली कृष्ण की कृपा से उनको खाली 3 महीने की जेल हुई थी जो उन्होंने जेल में बिताई, और 3 महीने की जेल में उन्होंने 2 बार भागवतम पूरी पढ़ ली। 3 महीने मतलब 90 दिन, 90 दिन में 30,000 पन्ने पढ़ लिए, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 15,000, तो 90 डेज में 30,000 पन्ने। अगर आप 100 डेज मान लो, 100 दिन में अगर 30,000 पन्ने, तो एक दिन में 300 पन्ने जब आप पढ़ेंगे ना, तो जाकर के 100 दिन में आपके 30,000 पन्ने होंगे। बोले 2 काम करते थे, 32 माला के जप करते थे और दिन भर बैठ करके भागवतम पढ़ते थे। तो इसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्या बोलते हैं इसको? ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। तो एक अच्छा जबरदस्त एटीट्यूड हो तो जेल हमारे लिए जेल नहीं, हम जेल में वो कारनामे कर सकते हैं जो कि बाहर रह करके लोग नहीं कर सकते हैं। तो भगत सिंह वगैरह थे तो जेल में भी रहते थे तो अंग्रेज परेशान ही रहते थे कि मालूम नहीं जेल के अंदर भी मालूम नहीं क्या कर रहे होंगे, कौन सी रणनीति बना रहे होंगे, किसको इंस्पायर कर दे, कैदियों में ही पता चला रिवॉल्यूशन ले आए। सो इन दैट वे, तो अभी के एक्चुअली सही रिवॉल्यूशनर्स ना हरे कृष्णा डिवोटीज हैं। दोबारा बोलना चाहूंगा, अभी के असली क्रांतिकारी कौन है? क्योंकि भारत देश अभी सबसे ज्यादा किस 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 पराधीनता से गुजर रहा है? ये अनैतिकता की पराधीन हो चुका है। तो इसको हमको भारत देश को स्वतंत्र कराना है। किससे स्वतंत्र कराना है? लोगों के अनियंत्रित काम, अनियंत्रित क्रोध, अनियंत्रित लोभ से ही तो स्वतंत्र कराना है। तो स्वतंत्र सेनानी कौन हुए? भक्ति तो हुए ना स्वतंत्र सेनानी। इस कारण से तो मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया, इस कारण से तो वंशीधर मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया। तो आज के सही रिवॉल्यूशनिस्ट डिवोटीज को आपको देखना चाहिए, हमको देखना चाहिए। आप सभी जो हैं, जो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं कली की फील्डिंग के अगेंस्ट में, आप सभी क्रांतिकारी हैं। वी ऑल आर रिवॉल्यूशनिस्ट। चौथा मैंने इनका क्वालिटी लिखा है सुपर एक्सीलेंट मेमोरी। मतलब अगर मैं बोलूं कि मुझे मेरे घर का नंबर याद है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हाँ ठीक है याद हो ही सकता है। पर बोलो कि वंशीधारी प्रभु को मेरे घर का नंबर याद है तो बड़ी बात हो जाती है। हमें बोलो कि वंशीधारी प्रभु को मेरे घर के पुराने 2 नंबर याद है तो और बड़ी बात हो जाती है। तो इनकी इतनी इतनी स्ट्रांग मेमोरी है कि चीजें जो है भूलते नहीं आसानी से। तो वेरी स्ट्रांग मेमोरी। इनफैक्ट ये गुण तो खैर अभयचरण प्रभु को भी अच्छा है, पर हालांकि वो उनका टेम्पररी का रहता है। जैसे वो 3 बार भागवतम का वर्ष हम लोग रिसाइट करते हैं ना टेम्पल हॉल में, तो 3 बार वो बहुत ध्यान पूर्वक देखते हैं वर्ष को, उसके बाद फिर आंख बंद करके रिसाइट कर देते हैं, आंख बंद करके वर्ड्स को रिसाइट कर देते हैं। तो ये अपने आप में एक क्वालिटी है। तो पर उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं जितनी वंशीधर प्रभु की लॉन्ग टर्म मेमोरी स्ट्रांग है। मतलब पुराने पुराने डाटाज भी इनको जो याद रहते हैं, दैट मेक्स हिम लाइक सुपर ह्यूमन। 5वां पॉइंट मैंने लिखा है कि नो कंप्लेंट्स। अभी जैसे हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके दिल में छेद हो, पर वंशीधारी प्रभु के दिल में छेद है। पर उसके बाद भी इनको कोई कंप्लेंट नहीं है भगवान से। करेक्ट, एवर ग्रेटफुल। तो इनके दिल में छेद है, इस कारण से मतलब ये ज्यादा हैवी कोई फिजिकल काम भी नहीं कर पाते। हालांकि बचपन में था तो अभी तो मैं पूछा तो बोले थे धीरे धीरे करते 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 शायद भर गया है, या बहुत माइनर बचा है, या लगभग लगभग भर ही गया है। तो बट नो कंप्लेंट्स एट ऑल, नो कंप्लेनिंग एटीट्यूड। असुविधाओं के बीच में भी ये थोड़ी बहुत सुविधा से ही संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फैक्ट्री इन नेचर। तो ये सब क्वालिटीज है जिसको हम मेडिटेट करते हैं तो हमारे अंदर भी क्वालिटीज जनरेट जनरेट होती हैं, है ना। मैंने पहले बताया था, गुरु महाराज ने एक कोट दिया था कि जब हम दूसरों की गुण महिमा को मेडिटेट करते हैं तो वो गुण जो है हमारे अंदर आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम दूसरों की बुराइयों पे केंद्रित करते हैं तो उनकी बुराइयां हमारे अंदर आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हमको क्वालिटी से फोकस करना बहुत जरूरी है।
तो इतनी मतलब शारीरिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होने के बाद भी इन्होंने एज अ ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया, ये बड़ी बात है। नहीं तो व्यक्ति सोचता है कि मतलब हम आज शारीरिक रूप से इतने स्ट्रांग नहीं है तो फिर आश्रम में फिर हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, मतलब कुछ व्यक्ति के अंदर चार प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। परंतु इन्होंने अपना डिटर्मिनेशन का डिस्प्ले करते हुए सन 2012 में इस्कॉन उज्जैन ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया और पिछले 11 साल से ब्रह्मचर्य आश्रम में बने हुए हैं। छठवां पॉइंट मैंने लिखा है एक्सीलेंट अचीवमेंट येट हम्बल। एक्सीलेंट अचीवमेंट मैंने जैसे बताया कि अभी श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के 6,500 डिसाइपल्स हैं। उनमें से केवल 2 ही ऐसे डिसाइपल हैं जो रीजनल सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोजीशन में पहुंच पाए हैं। 6,500 में से केवल 2 ही ऐसे शिष्य हैं जो कि रीजनल सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोजीशन में इस्कॉन में पहुंच पाए हैं। कौन कौन है वो? एक है शिष्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज और दूसरे हैं बंशीधारी प्रभु। तो रीजनल सेक्रेटरी असिस्टेंट एक बड़ी पोस्ट होती है, ये पूरे गुजरात के रीजनल सेक्रेटरी असिस्टेंट हैं। इनके साथ में एक और भक्त हैं हर्ष गोविंद प्रभु, तो एक को असिस्टेंट के रूप में सेवाएं अपनी दे रहे हैं। पर इंटायर गुजरात मतलब पूरे गुजरात में जितने भी टेम्पल्स हैं उनके रीजनल सेक्रेटरी हैं हिज ग्रेस बासु घोष प्रभु और उनके असिस्टेंट है वंशीधारी प्रभु। तो ये काफ़ी जिम्मेदारी वाली पोजीशन है। इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ता है, कोई भी नया सेंटर खुलता है, सही है उसमें नॉर्म्स की नहीं है, रिपोर्ट बना करके प्रस्तुत करनी पड़ती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और साथ ही साथ में जैसे मैं सेक्रेटरी हूँ इस्कॉन इंटरनेशनल संन्यास मिनिस्ट्री में, वैसे ये भी एक सेक्रेटरी हैं इस्कॉन इंटरनेशनल संन्यास मिनिस्ट्री में। टोटल हम लोग 8 सेक्रेटरी हैं पूरी संन्यास मिनिस्ट्री में, तो उसमें से 8 में से एक सेक्रेटरी ये भी है। तो इन्होंने अभी जैसे संन्यास कॉलेज जो हर साल करीब 18 दिन का लगता है ऑनलाइन, तो वो संन्यास कॉलेज को पूरे से इन्होंने ही लीड लेकर के पूरा नेतृत्व किया था। सारे पोटेंशियल संन्यास कैंडिडेट्स को फैसिलिटेट किया था, क्लासेस को लेकर के, शेड्यूलिंग को लेकर के, उनकी क्लासेस की शेड्यूल बनाना, अरेंज करना। तो ही डिड अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। और यूथ प्रीचिंग डायरेक्टर तो है ही सही, आईवैब डायरेक्टर तो है ही सही बड़ौदा के, इनके अंदर में बहुत अच्छे से यूथ प्रीचिंग तो हो ही रही है बड़ौदा में। इसके बाद से 7th पॉइंट मैंने लिखा था चैंटिंग विदाउट डोजिंग। अभी देखिए ये एक बड़ा हैवी पॉइंट आ गया, क्योंकि हम लोग से बहुत सारे लोग जो है चैंटिंग करते करते थोड़ा सा बीच में सो जाते हैं। नींद आ जाती है, एटलीस्ट मुझे तो आती है। परंतु वंशीधारी प्रभु का ऐसा है कि या तो फिर वो आंख बंद करके लेट करके सोएंगे, या तो फिर अगर या तो चैंटिंग करें तो जागृत अवस्था में ही चैंटिंग करेंगे। जो बैठ के थोड़ा हरे कृष्ण फिर सो गए, ऐसा नहीं करते। So he has a quality that he doesn't doze, he doesn't sleep while chanting. अगर नींद इनकी नहीं पूरी हुई है, थके हुए हैं, तो वैसी स्थिति में फिर ये लेट करके सो जाएंगे। परंतु ऐसे बैठ करके आधा जप कर रहे हैं आधा सो रहे हैं, ये काम ये नहीं करते। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में हाँ, ये और साथ में चैंटिंग के साथ ही मैं इनका पॉइंट में लिखा था, ये पहले वो व्यक्ति हैं एनआईटी भोपाल से जिन्होंने 16 माला का जप शुरू किया था। इन्हीं की इंस्पिरेशन लेकर के फिर मैंने भी सोचा कि अब ये 16 माला कर सकते हैं तो अपन भी कर ही सकते हैं, मतलब अपन भी तो बड़े भक्त हैं भगवान के। फॉल्स को रहता है ना थोड़ा। जैसे आप कर सकते हो फिर हम भी करके बताएंगे। तो इस प्रकार से पर ये पहले व्यक्ति हैं, दूसरा व्यक्ति आप मुझे बोल सकते हैं। 16 माला करने वाला। और या 8th पॉइंट मैंने लिखा है डिटैचमेंट एस्पेक्ट। तो पहले से ये मटेरियल एमिनिटीज, मटेरियल रिसोर्सेज से डिटैच रहते थे। बोलते थे जो भी कुछ रिसोर्स हैं सब भगवान की सेवा में लगाने के लिए हैं, हमको इनको अपनी सेवा में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि लक्ष्मी जो है वो नारायण की सेवा में लगनी चाहिए। हम कहते हो तो ठीक है, परंतु मतलब हमको भी तो जीने का अधिकार है, मतलब हमको भी तो खुशियाँ। हम कोई अनैतिक रूप से नहीं, नैतिक रूप से कर रहे हैं। भाई अपनी सैलरी अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते क्या? बोले नहीं नहीं, सब कुछ कृष्ण का है। हम ये हाई फाई कॉन्सेप्ट हमारे पल्ले नहीं पड़ते, हम तो आराम से जाएंगे, बढ़िया मनोहर डेरी जा करके बढ़िया से अच्छे से खा पी करके आएंगे,
तो मैं थोड़ा मतलब कूल माइंडेड मस्ती वाला व्यक्ति था। इनको ही खींच-खींच करके पिक्चर दिखाने ले जाता था। इनकी इच्छा नहीं भी रहती थी, तो भी खींच करके बाइक के पीछे बैठाल करके इनको पिक्चर दिखा करके ले आता था। मतलब थोड़ी बहुत मैंने ही इनको बिगाड़ा, बाकी तो इस पहले से सुधरे हुए थे। पर मेरे जैसे बिगड़ैले व्यक्ति को इन्होंने सुधार दिया, ये बड़ी बात है। मतलब मैं इतना मटीरियलिस्टिक व्यक्ति था कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी आश्रम भी जॉइन करूँगा। तो पर ये है कि साधु संघ जो है वो बहुत पावरफुल रहता है अपने आप में। तो इन दैट वे इन्होंने अपने साधु संघ के माध्यम से मेरे अंदर भी काफ़ी परिवर्तन लाया। मैं तो कोई मूवी वगैरह नहीं छोड़ती, वो भी मतलब मेरी चॉइस की मूवीज़ है, वो टॉकीज़ में जाकर के मुझे देखना ही देखना है। अच्छे रेस्टोरेंट में मुझे खाना ही खाना है। फ्री की पार्टी में चला जाऊँ तो 6-8 कप कॉफ़ी कहीं नहीं गई। तो मतलब इस प्रकार से खूब मस्ती करना है अपन को, तो इस प्रकार से मतलब आश्रम में लैंड अप करना कम ही मेरे जैसे प्रोफाइल के लोग कम ही लैंड अप करते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम में, जिसमें इतनी सारी कठिनाइयाँ रहती हैं, पर फिर भी समहाउ और अदर राधे श्याम प्रभु का इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन इस प्रकार के फ्रेंड्स के इंस्पिरेशन के माध्यम से आश्रम लाइफ में अंदर आ पाया। इस कारण से मैं सबसे रिलेट कर लेता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति लगता नहीं ठीक है ये साधु प्रोफाइल के शायद हमसे रिलेट नहीं कर पाएँगे। हम कहते हैं तुम कैसे ही व्यक्ति हो, हम तो तुमसे रिलेट कर ही लेंगे क्योंकि हम भी तुम्हारी ही बिरादरी वाले थे एक समय। सो इन दैट वे आई कैन रिलेट विद एनीवन। कोई व्यक्ति सिनफुल हो कि पायस हो, कैसा हो, आई कैन रिलेट विद एनीवन। तो दैट इज रिगार्डिंग डिटैचमेंट एस्पेक्ट। 9th पॉइंट मैंने लिखा है ही इज अ प्रजल्पा फ्री ब्रह्मचारी। हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि लोग बाग जो हैं वो प्रजल मतलब मंडेन टॉक्स जो रहती है, मतलब एनीथिंग व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू कृष्णा, दैट इज कॉल्ड प्रजल्पा। तो साइड लाइन साइड ट्रैक होना बहुत स्वाभाविक रहता है। कहीं पॉलिटिक्स चल रहा है तो थोड़ी पॉलिटिक्स की बात हो जाएगी, कहीं कुछ हिंदू मुसलमान का कुछ आ गया तो उसकी बात हो जाएगी, कहीं केजरीवाल की बात हो जाएगी, कहीं ना कुछ ना मतलब साइड ट्रैक लोग होते ही रहते हैं मतलब। परंतु ये एक फोकस ब्रह्मचारी है, तो ये मतलब एक अपना फोकस जो है छोड़ते नहीं है। काम की बात करेंगे, शास्त्र की बात करेंगे तो शांत रहेंगे, वैसे भी इनका पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगता है। सो इन दैट वे मतलब ब्रह्मचारी के हिसाब से बहुत वजनदार पॉइंट है, क्योंकि आश्रम में बहुत सारी चीज़ों से व्यक्ति बच जाता है पर प्रज्वल से नहीं बच पाता है ना? बीच-बीच में मंडेन टॉक्स हो ही जाती हैं, परंतु ही इज़ एबल टू मेंटेन हिमसेल्फ। और 10th पॉइंट मैंने लिखा था ही हैज़ वेरी गुड कमांड ओवर द श्लोकास एंड भागवतम। जैसे रेफरेंसेस जो यहाँ से दे देते हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ बोल रहे हैं तो इसका यहाँ से रेफरेंस है, तो प्रभुपाद जी के परपोर्ट्स में आप पढ़ते हैं, यहाँ का रेफरेंस दिया, नेक्टर ऑफ डिवोशन का रेफरेंस दिया, कहीं उपदेशामृत का रेफरेंस दिया। तो इस प्रकार से अभी इसका एग्जांपल भी मैं आपको दूँगा। देखिए जैसे 17 सितंबर को, आज से 5 साल पहले, 4-5 साल पहले 17 सितंबर को गुरु महाराज की व्यास पूजा होती है और 18 सितंबर को इनिशिएशन सेरेमनी थी। तो इनिशिएशन में गुरु महाराज व्यस्त थे, तो उन्होंने कहा 18 की क्लास वो नहीं देंगे। तो सोचा ठीक है भक्ति प्रेम महाराज दे देंगे। क्यों? क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया भर से मतलब 10 से ज़्यादा देशों से लोग बाग आए हुए हैं, असेंबल हैं। तो एक मतलब एक बड़ा व्यक्ति लगेगा ना क्लास देने के लिए, क्योंकि आपके इंटरनेशनल जो आपके कम्युनिटी है वहाँ से लोग बाग इतने दूर से ट्रैवल करके आए हैं। 18 का डे इनिशिएशन का डे है। तो मतलब भक्ति प्रेम महाराज से बोल दीजिए। भक्ति प्रेम महाराज ने कहा अभी गुरु महाराज के साथ में मैं इनिशिएशन में व्यस्त हूँ। तो कोई और जो प्रेसिडेंट थे बोला उनसे दिलवा दो, तो उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी। तो ले दे करके जब हमको कोई नहीं मिल रहा था तो उस दिन फिर हमने फिर बोला कि ठीक है अभी अब कोई नहीं मिल रहा था, बस वंशीधारी प्रभु को ही उतारते हैं। तो आधे से लोग तो कंफ्यूज थे कि मतलब इतने सारे, इतनी बड़ी ऑडियंस है, मतलब इतने सारे इंटरनेशनल लोग हैं, इनके बीच में वंशीधारी प्रभु तो मतलब उस समय एक 6-7 साल के ही ब्रह्मचारी थे। तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ थे, पर बहुत अच्छा कोई ऑप्शन भी नहीं था कि मतलब कोई उस क्लास को जस्टिफ़ाई करने वाला स्पीकर हो। नॉलेज तो उनके पास था पर ऐज कम थी। तो फाइनली इनको जो है हमने लॉन्च कर दिया और बहुत शॉर्ट नोटिस है, मतलब 8 बजे की क्लास थी तो उनको 7:30 बजे बताया। तो आधा घंटे का मौका मिला और इतनी बड़े लोगों को, इतनी बड़ी ऑडियंस को प्रेज़ेंट करते। परंतु इन्होंने ऐसी धारा प्रवाह क्लास दी कि उसके बाद तो लोग तो एकदम ही फ्लैट हो गए। तो इन्होंने एक मतलब बहुत ही बिगड़ा हुआ शो को बहुत ही अच्छे तरीके से सँवार दिया। तो इसलिए मैंने 10th क्वालिटी इनकी लिखी है, वेरी गुड कमांड ओवर स्क्रिप्चर्स एंड स्पेशली वर्सेस एंड हाउ टू कोट द थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू द रिलेवेंट सेक्शन। तो तो उनकी एक पर्सनालिटी में उस दिन एक उठाव आ गया भागवतम क्लास को लेकर के, एंड मैनी पीपल रिकॉग्नाइज इट। तो ये वो 10 टॉप 10 सुपर इंस्पायरिंग क्वालिटीज थी। ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप चाहें तो दोबारा इसको यूट्यूब में सुन भी सकते हैं। तो सो इन दैट वे आई जस्ट थॉट मैं बहुत ही कंपैक्ट करके आधा घंटे के अंदर, देखिए 8:59 हुआ है, आधा घंटे के अंदर मैंने जो है टॉप 10 इंस्पायरिंग क्वालिटीज प्लस गिविंग द बैकग्राउंड
जो हमारा इनका जो थोड़ा सा कॉलेज का कंपनी का बैकग्राउंड था वही बताते हुए मैंने इसको कवर करने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। अभी आप में से किसी को कोई प्रश्न हो तो जरूर से पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, दीपिका सूर्यवंशी माता जी ने हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी आपने प्रभु जी की 10 क्वालिटीज बताया, तो उसमें आपने आपने अपनी भी क्वालिटीज बताया कि मैं किस किस तरह बिगड़ा हुआ व्यक्ति था। तो क्लासेस बच्चे भी सुन रहे थे, तो बच्चे कह रहे हैं कि बचपन तो प्रभु जी ने भी बहुत अच्छे से बिताया है, तो फिर हमको आप इतना प्रेशर क्यों देते हो भक्ति के लिए? देखिए, हर बिगड़ा व्यक्ति हमेशा सुधर जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। नो गारंटी नो वारंटी। है ना, जैसे कई बार होता है ना कि पहले पहले 30 ओवर में पता चला कि 85 रन बने हो, फिर अगले 20 ओवर में 150 रन बन गया हो तो स्कोर 200 तक पहुंच गया हो। पर हर मैच में तो ऐसा नहीं होता ना। नहीं। तो इसी प्रकार से हम जितना सुधार करके चल सकते हैं उतना सुधार करके चलना इम्पोर्टेंट है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक दंडवत यू। प्रणाम। नवीन प्रभु, नवीन सिंह प्रभु। हाय कृष्णा। मैंने जो एक लेक्चर सुना है उनसे जाहिर लोगों का, जो काफी अच्छा उन्होंने उसके ऊपर लिया था लेक्चर। जो पॉइंट था कि जैसे हमें कैसे प्रचार में प्रचार सेवा करने के लिए कैसे अपने आप को नियंत्रित रखकर अपने मन को नियंत्रित रखकर, वो बड़ा प्रभावशाली उनका वो था, बड़े से ढंग से उन्होंने समझाया था। या हम जो है रियली करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और बाकी एक बार तो मुलाकात भी हुई थी आपके वजह से, दर्शन सौभाग्य मिला था, आपके साथ ही मिला था मैं स्वामी मायापुर में, उन्हीं से एक बार मुलाकात हुई थी। तो मेमोरी भी अच्छी है। और मैं ये मतलब ये रहता है कि प्रभु जी को इस स्टेशन में क्यों शामिल किया? प्रभु जी आपका और अच्छा लगता था, वो मतलब जी आते तो बड़ा अच्छा लगता था। ठीक है, जैसा भी जो भी रीजन रहा हो, ये हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे टू हिज ग्रेस वंशीधारी प्रभु। कल फिर हम अपने रेगुलर संडे सेशन में मिलेंगे। कल का सेशन काफी इंटरेस्टिंग होना चाहिए मेरे हिसाब से। इट शुड बी आल्सो वन ऑफ द